अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर एवरीबडी। क्या हाल है भाई? आई कैन नॉट बिलीव दिस। खैर अब तो काफ़ी दिन गुजर गए हैं, लेकिन एक्चुअली मोरक्को इज इन द रनिंग। मोरक्को इज इन द रनिंग। मतलब हु वुड हैव थॉट। ये बड़े जो डिसरप्ट्स हुए हैं ओवर द वीकेंड, जिसमें रोनाल्डो इज ऑल्सो आउट। आपने देखा था आंसुओं के साथ ही वाज क्राइंग। अच्छा, उनका क्या फड्डा चल रहा है कोच के साथ, टीम मैनेजमेंट के साथ? खैर, इससे पिछले वाले मैच में उन्हें खिलाया नहीं था, यहाँ पे उन्हें सेकंड हाफ में ग्राउंड में उतारा गया। उसके बाद थोड़ा सा ऑफ कलर नजर आ भी रहे थे, और जैसे ही मैच खत्म हुआ ज़ारो कतार रोना नेचुरल है, बिकॉज दिस इज हिज लास्ट वर्ल्ड कप, और वो जिस ग्लोरी के साथ इसे ख़त्म करना चाहते थे वो हुआ नहीं। लेकिन थोड़ा सा मुझे लगा कि ज़रा अगर 2 मिनट के लिए अपनी टीम मेंबर्स के साथ ठहर जाते तो शायद छोटे लड़कों का जो इनसे बहुत जूनियर हैं, who really the whole world looks up to him, the whole world's footballers look up to him, तो उनका भी हौसला बढ़ जाता। स्पोर्ट्समैन स्पिरिट भी कोई चीज़ होती है। लेकिन भाई रोनाल्डो का एक तो ऑब्वियसली बड़ा ही मुश्किल साल भी है गुजरा, और आपको पता है कि अपना क्लब भी जो है आफ्टर सो मेनी इयर्स ही लेफ्ट। द गेम इज़ मच बिगर देन हिम, आई गेस। कि वो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। बहुत से लोगों का यही सवाल था कि भाई अब आपकी टीम खेल रही है तो आप बैठे हुए हैं साइड पे। नेचुरली ये डिसीजंस तो पहले ही ली जाती हैं और कोचेस ये डिसीजंस लेते हैं, लेकिन उनके आने का भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। टेम्परामेंट भी कोई ख़ास नहीं था, जिस तरह कि आप बता ही रहे हैं। इट वॉज जस्ट not there. Something was really off about that team as well. So you know, but a player like Ronaldo, you really feel bad for him. क्योंकि जब वो रो रहे थे और इस तरह रो रहे थे, एक लेगेसी है, एक हिस्टोरिक करियर है। ऐसे ही नहीं रोनाल्डो, बिला वजह नहीं है कि रोनाल्डो दुनिया का सबसे मशहूर फुटबॉल प्लेयर बन गया। इसके पीछे इनकी मेहनत है, इनका टैलेंट है, सब कुछ है। लेकिन एट द सेम टाइम यू कांट बी बिगर देन द गेम, एंड यू कांट बी बिगर देन योर नेशन, एंड यू कांट बी बिगर देन योर टीम। अच्छा, लेकिन एक बात ये है कि मैंने एट अ लॉट ऑफ इंस्टेंसेस ये बड़े थे भी इन सब चीज़ों से। बिल्कुल, लेकिन हैविंग सेड दैट, ये वैसे ही ज़रा स्पोर्ट्स को कंपेयर किया जा रहा था, और हमने ये देखा है कि क्रिकेट में बड़े बड़े अपसेट्स होते हैं और टीमें नहीं जीती हैं वो। लेकिन इतना मैंने इमोशनल होते हुए क्रिकेटिंग स्टार्स को कभी नहीं देखा जितने फुटबॉल स्टार्स आर वेरी रेडी टू क्राई। आपको पता है कि आंसू निकलना और दिल पे लगना जाके अगर नहीं गोल हुआ या नहीं जीते वगैरह। तो ये एक स्पोर्ट्समैनशिप स्पिरिट में भी मुझे बड़ा डिफरेंस नज़र आया कि फुटबॉलर्स रियली वो अपने इमोशंस पे बिल्कुल भी क्या कहते हैं, काबू नहीं रख पाते एंड दे एक्चुअली क्राई। मतलब दे वर बॉलिंग ऑल ऑफ देम। जो आउट हुए अभी तक, तो वो आप देख लेते हैं कि फील्ड में ही खड़े हुए रो रहे होते हैं, और खुशी के आंसू भी निकल रहे थे मोरक्को की टीम के, अल मगरिब की टीम के। आपको पता है, जो देख रहे थे उनके भी निकल रहे थे मोरक्को के लिए, उनके भी निकल रहे थे हर घर में। मतलब ठीक है, एक मुसलमान मुल्क पहुंचा है 2002 के बाद, तुर्की इससे पहले 2002 में पहुंचा था, लेकिन एक अफ्रीकन नेशन का इस तरह से पहुंचना और उनका जर्नी हम सभी लोगों ने फॉलो किया ना। अब बहुत कुछ हमारे साथ, हमारे पास एफिलिएट करने के लिए या रिलेट करने के लिए तो है नहीं, एक्सेप्ट ये कि हमारा फुटबॉल है जिसके बलबूते पे तमाम फैसले हो रहे हैं जिसके बलबूते पे तमाम फैसले हो रहे हैं। दूसरा, हमारे पास रिलेटेबल पॉइंट यही था कि एक मुसलमान मुल्क है जिन्होंने फिर जीत के बाद सजदा भी किया, और आपको पता ही है कि मोरक्को जब भी जीतता है या जब भी एक स्टेज से अगली स्टेज पर जाता है तो अपनी सेलिब्रेशन में वो हमारे मजलूम फ़लस्तीनी बहन भाइयों को याद रखना नहीं भूलते। पूरी टीम जो एक ऑफिशियल तस्वीरें जो उनकी खिंचती हैं, उसमें उन्होंने फ़लस्तीन का झंडा उठाया हुआ है। तो द मैसेज इज़ लाउड एंड क्लियर कि अगर वो इस पोजीशन पे पहुंच रहे हैं और माशाल्लाह दे आर डूइंग रियली वेल, एंड यू नेवर नो दे कैन टेक द कप अवे, तो वो चाहते हैं कि सिनोनिमस साथ जुड़ा हो कि हमारा कॉज क्या है। इमरान खान ने पिंडी जलसे में असेंबलियां तोड़ने का ऐलान किया, और बज़ाहिर आज भी वो अपने अल्फाज पर बिल्कुल कायम हैं, खड़े हैं, और एक बार फिर कल उन्होंने निज़ाम से बाहर आने के अल्फाज जो हैं वो दोहराए। चलें जी, दिसंबर की 12 तारीख तो हो चुकी है, लेट्स सी कब ये अनाउंस करते हैं। इमरान खान असेंबलियों से बाहर निकलने का कह रहे हैं, लेकिन इस पर अमल करना मुखालिफिन से ज़्यादा खुद खान साहब के लिए ऐसा लग रहा है कि इम्तिहान बना हुआ है। एक तरफ गहरा कुआं है, दूसरी तरफ लर्जा तारी कर देने वाली खाई है। असेंबलियाँ तोड़ते हैं तो काफ लीग से इत्तेहाद के साथ आधे पाकिस्तान की हुकूमत भी जाएगी। असेंबलियाँ ना तोड़ी तो एक और लंबा सा यू टर्न लेने का ताना पड़ना सुन सकता है, लेकिन वैसे उससे कोई फ़र्क पड़ना तो नहीं चाहिए इन्हें। हुकूमत इसे भी अपनी जीत समझेगी अगर ऐसा ना हुआ, एज़ उन्होंने ऐलान ना किया। अब कोई शक नहीं रह गया कि वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही किसी सूरत असेंबलियाँ तोड़ने के हक़ में नहीं है। वो पहले भी ढके छुपे क्या खुले अल्फाज में कहते रहे हैं
कल इतवार को छुट्टी के दिन उन्होंने काबीना का इजलास बुलाया और कई अहम फैसले किए। पीटीआई के लिए ये पैगाम है कि चौधरी साहब का वजारत आला से दस्तबरदार होने का कोई इरादा नहीं है। वो वैसे भी इसे डिलीवरेंस के महीने कहते हैं। वो कहते हैं अभी तो आवाम को हमने देना है, लौटाना है, क्योंकि उनकी सोच और उनके अल्फाज के मुताबिक बुज़दार साहब ने जितना अरसा पंजाब पे हुकूमत की है वो साल ज़ाया हुए हैं और अब वो चाहते हैं कि कुछ डिलीवर किया जाए। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज़ अशरफ भी उम्मीद लगाए बैठे हैं कि पीटीआई असम्बली में वापस आएगी। आना चाहिए वैसे वापस। नेशनल असम्बली की हम बात कर रहे हैं। यहाँ तो मामला के कुछ और हैं। अभी तक लॉजेस में वो बैठे हुए हैं, अभी तक वो लॉजेस हवाले नहीं कर रहे, वहाँ पर वो रह रहे हैं। फिर वो पैगाम भी भेजते हैं कि आप मेहरबानी करके स्पीकर साहब हमारा इस्तीफ़ा कबूल न करें। तो ऐसे हालात में मुझे बहुत सोचना पड़ता है और जब तक मेरी तसल्ली ना हो जाए मैं किसी मेंबर को भी डी सीट नहीं करना, बल्कि मैं तो उनसे अब ये तवक्को करना चाह रहा हूँ कि वो आए पार्लियामान में बैठें। अच्छा जी, आपको बताएं कि नून लीग की तरफ से भी चौधरी परवेज़ इलाही को वज़ारत आला की पेशकश मौजूद है और चौधरी साहब का एक रिकॉर्ड बताता है, आपको पता ही होगा कि वो नए सियासी समझौतों को हमेशा खुश आमदीद कहते हैं और जो भी उनको बेहतर और लुक्रेटिव और जहां उनको लगता है कि उनका आई गेस ज़्यादा फ़ायदा होगा तो उधर फिट भी आ जाते हैं। नून लीग ने भी सियासी सरगर्मियां शुरू कर दी हैं। वर्कर्स कन्वेंशन और नवाज शरीफ के इस्तकबाल की तैयारियां भी बता रही हैं कि वो हर किस्म के हालात के लिए बिल्कुल तैयार हैं। हम बाकी भी आपसे राब्ता रखेंगे ताकि शहर में हमारी तंजीमें जो है मुतहर्रक हों। आने वाले दिनों में हम इस बात की तैयारी जो है, एक तो नंबर 1 पे कायदे मोहतरम की वापसी, मियां नवाज शरीफ की वापसी, उसके लिए हम तैयार हों और साथ ही साथ वक्त पे इंशाअल्लाह ताला जो इलेक्शन होंगे उसके लिए भी हमारी तैयारी जो है। तंजीमी अमूर पे बहुत सी बातें हैं जो करने वाली हैं। नौजवानों के रोजगार के लिए नवाज शरीफ सीपैक ला रहा था, मुल्क में 14,000 मेगावाट बिजली बना रहा था, मुल्क के अंदर महंगाई को खत्म कर रहा था, IMF को रोल बैक कर रहा था। उस वक्त भी ये फसादी क्या कर रहा था? धरना कर रहा था। 4 साल इस मुल्क पर मुसल्लत रहा। कहता है मेरे पास इख्तियार नहीं था, कहता है मेरे पास कोई इख्तियार नहीं था, मैं कुछ कर नहीं सका। तुम्हारे पास इख्तियार नहीं था, तुम्हारे पास सिर्फ फराग गोगी और पिंकी पीरनी थी। चौधरी परवेज़ इलाही के बेटे मोनस इलाही ने तस्दीक की है कि बड़े चौधरी साहब से राब्ता बहाल हो चुका है। ये तो खतरे की घंटी हो सकती है पीटीआई के लिए। चौधरी शुजात हुसैन के बेटे सालेक हुसैन की लंदन में नवाज शरीफ से मुलाकात ने पीटीआई को चौकन्ना कर दिया है। इमरान खान को असम्बलियाँ तोड़ने का ऐलान किए आधा माह गुजर गया लेकिन फैसला अभी तक नहीं हो पाया है। खान साहब ने सियासी गुत्थी को खुद इतना उलझा दिया है कि कोशिश के बावजूद ऐसा लगता है कि उन्हें सिरा नहीं मिल रहा। लेकिन यू नेवर नो, ही मे कम अप विद अ न्यू सरप्राइज। अच्छा जी, और वैसे अगर फैसला ये किया जाता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से, हम बारहा इस बात पे बात करते हैं कि वो कौमी असम्बली में वापस आएंगे, इलेक्शन समेत तमाम मामलात पर बात करें। देखिए, इलेक्शन तो अल्टीमेटली होने ही हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उसकी एक अहम स्टेक होल्डर है। सबको अल्टीमेटली बैठकर मामला तय करने चाहिए और उसके लिए लचक दिखाकर कौमी असम्बली में जो एक्चुअली फोरम है इन तमाम मामलात पे बात करने का, डिस्कस करने का, जो चेंजेस हैं, जो कानून साजियाँ हैं, आए वापस बैठें और ये वो यू टर्न होगा जिसपे मेरा ख्याल है किसी को भी एतराज़ नहीं होगा। मतलब वरना फिर जलसों में ऐसी ही बातें होती रहेंगी जैसे कि असेंबलियों तोड़ने की, और जो कि बिल्कुल लगता है कि वो उसी वक्त उसी मोमेंट पे डिसाइड किया गया कि आओ ये कह देते हैं, बिकॉज देयर इज नथिंग बिफोर दैट। अब 1.5 महीना, जिस तरह महीना आधा महीना गुजर चुका है, उसके बाद की भी कोई आगे पेशरफ नहीं है, तो क्या सोचा था कि करना क्या है। बट इन द मीन टाइम प्रेस कॉन्फ्रेंस में खान साहब ने ये भी कहा ना कि मेरी घड़ी है, तो सर वो घड़ी के बेचने और ख़रीदने की तारीख में ज़रा फ़र्क अगर है कोई तो उसकी वजाहत ज़रूर दरकार है, क्योंकि आपकी चीज़ तो तभी होती है ना जब आप उसको ख़रीद लेते हैं और उसके बाद कहीं जाकर बेचते हैं, और वैसे तो वो तो एक ही साथ दोनों काम किए गए। और इन एनी केस वो घड़ी जो आप बार बार कहते हैं वो आपकी घड़ी है, वो आपकी घड़ी ओनली बिकॉज ऑफ द ओहदा दैट यू वर एट रादर, वो ओहदे को मिली थी घड़ी। तो लिहाजा इन एनी केस अब्दुल्ला, मैं कभी कभार ये सोचती हूँ कि खान साहब इतना कुछ कह चुके हैं बिफोर ही बिकेम द प्राइम मिनिस्टर, उसके ड्यूरिंग भी, उसके आफ्टर भी। क्या आप चाहते थे कि इस किस्म की सिचुएशन आपकी लेगेसी के साथ हमेशा जुड़ी रहे? ये घड़ी वाला मामला अगर इसको ना भी आप करते
तो कितना बेहतर होता है, एटलीस्ट आप वो साफ रहते हैं, एटलीस्ट वो आप क्लीन रहते हैं, जो चीज़ें जो इल्ज़ामात बाकियों के साथ लगी हैं वो एटलीस्ट आपके साथ ना लगती, बेशक वो सच हो के। और व्हाई डिड यू वांट कि वो आपके साथ भी आपकी दीगर इल्ज़ामात, पंजाब की ब्यूरोक्रेसी से जुड़े इल्ज़ामात और दीगर मामलात, आप सोचिए कि ये कहाँ से अखज़ किए जा रहे हैं या इनका सरचश्मा कौन है, और क्या आप इतने मफलूज और यरगमाल हो चुके हैं जहनी तौर पर और अदरवाइज़ कि आप जो मर्जी हो जाए इस गलत को डिफेंड करने के लिए किसी भी हद तक जा चुके भी हैं और ऐसा लगता है कि उससे एक कदम पीछे हटने के लिए भी तैयार नहीं है। आप में और फिर बाकियों में कोई फ़र्क नहीं रह जाता, वो भी डिफेंड ही कर रहे हैं और आप भी उसी फहरिस्त में लग गए हैं अपने आप को डिफेंड करने में। एहसन इकबाल साहब वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी हमारे साथ हैं। सबसे पहले तो ये वीकेंड पे क्या क्या होता रहा है उस हवाले से इनसे बात करते हैं। एहसन साहब, जगह जगह हमने देखा है कि मुस्लिम लीग नून के वर्कर्स कन्वेंशन जो हैं वो हुए, बड़े बड़े लीडर वहाँ पहुँचे, बड़े खिताबात किए गए, तो क्या ये नवाज शरीफ की वतन वापसी की तैयारी है या इलेक्शन की तैयारी है, मतलब क्या हो रहा है? देखिए, जैसे आपको मालूम है कि अक्टूबर 2023 में पाकिस्तान में आम इंतखाबात मुतवक्के हैं और इससे अब 1 साल से कम अरसा रह गया है, और अगर ये कहा जाए कि हम इलेक्शन एयर में दाखिल हो गए हैं तो गलत नहीं होगा। इसलिए मुस्लिम लीग नून भी अपनी तंजीमी सतह के ऊपर आइंदा साल जो इलेक्शन है उसके लिए सरगर्मियां जारी रखे हुए है, और पार्टी के अंदर ख़ास तौर पे जो खान साहब ने लोगों में एक मुहिम चलाई और उसके बाद उसका मुकाबला करने के लिए ज़रूरी है कि हम भी आवाम के पास जाएं और आवाम को सच बताएं। और इसके लिए मुस्लिम लीग नून न सिर्फ ये कि ज़िलों की सतह पे, डिवीज़न की सतह पे, तमाम सूबों के अंदर कर रही है, बल्कि उससे नीचे की सतह पे तहसील और यूनियन काउंसिल के लेवल पर भी हम अपनी जमात को मुतहरिक कर रहे हैं। अच्छा एहसन साहब, इमरान खान को असम्बलियाँ तोड़ने के मामले में अगर बात की जाए, कुछ सियासी धचके तो लगे हैं, इनके बयानियों को सेटबैक्स भी हुए हैं। मुस्लिम लीग नून तो समझ रही होगी कि खान साहब को दीवार से लगाया जा चुका है, दबाव ख़त्म हो चुका। अगर ऐसा है तो फिर मुज़ाकरात किस स्टेज पर हैं, अगर हो रहे हैं, और हो रहे हैं तो क्यों हो रहे हैं, क्या हो भी रहे हैं? खान साहब ने अपना पूरा बयानिया अपने मुखालफिन को चोर और डाकू कह के और ख़ुद को ईमानदार कह के कि मैं मिस्टर ईमानदार हूँ, मिस्टर क्लीन हूँ, और ये सब लोग जो हैं चोर और लुटेरे हैं, इसके ऊपर उन्होंने अवाम के जज्बात को भड़काया और अपनी जो कॉन्स्टिट्यूंसी है वो बिल्ड की। लेकिन आपने देखा कि 4 सालों में खान साहब ने जितने भी उनके पास वसाइल थे, उनकी हुकूमत के जितने भी इदारे थे, उन सबको ऑपोजिशन के खिलाफ झोंका, नैब को अपने इशारों पे नचाया और तमाम सिक्योरिटी के इदारों को ऑपोजिशन के पीछे लगाया। लेकिन 4 साल में कोई एक केस भी ऐसा वो कायम नहीं कर सके या साबित कर सके जिससे कि उनका बयानिया सच्चा साबित होता। और जो ही उनकी हुकूमत ख़त्म हुई है तो आपने देखा है कि जब ये इंतकामी कार्रवाइयों का सिलसिला शुरू जो इन्होंने किया था ख़त्म हुआ, तो एक एक करके अदालतों के अंदर वो सारे झूठे मुकदमे जो अलफ लैला की कहानी पे मबनी थे वो रद्दी की टोकरी में जा रहे हैं। मेरा मुकदमा जिसके पादाश में मुझे जेल में डाला गया उसको एक लतीफ़ा करार दिया गया और वो भी ख़त्म हो गया। मरियम नवाज साहिबा का केस भी एक फ्रॉड निकला। फिर देखिए शरीफ साहब को 2 इंडिकेशंस मिली। सबसे पहले जब नेशनल क्राइम एजेंसी जो बरतानिया की है उसके पास वो तमाम मवाद जो यहाँ पर शहजाद अकबर साहब लहराया करते थे वो पेश किया गया, उन्होंने उसे रद्दी की टोकरी में फेंक दिया। इसके बाद डेली मेल के अंदर जो खबर छपवाई गई उसके ऊपर चैलेंजेस किए गए कि हम देखेंगे ये किस तरह चैलेंज करेंगे, ये किस तरह बरतानिया की अदालत में जाएंगे। उस मुकदमे में भी रुसवाई हुई इमरान खान साहब के बयानिए को और बिल आखिर डेली मेल ने माफ़ी मांग के अपनी जान छुड़ाई। लेकिन इसके बरखिलाफ फाइनेंशियल टाइम्स ने इमरान खान साहब के खिलाफ स्टोरी शाये की जिसमें उसने इल्ज़ाम लगाया कि खान साहब ने हॉस्पिटल और खैरात के नाम पे जो पैसे इकट्ठे किए उन्हें अपनी सियासत में झोंका। आज तक इमरान खान साहब फाइनेंशियल टाइम्स को बरतानिया की किसी अदालत में नोटिस नहीं दे पाए क्योंकि उन्हें मालूम है कि जिस दिन उन्होंने बरतानिया में फाइनेंशियल टाइम्स के खिलाफ मुकदमा किया तो वो बरतानिया से सर्टिफाइड चोर डिक्लेयर होंगे। हम जो मुज़ाकरात कर रहे हैं वो इसलिए कि हम समझते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान जिन हालात से गुजर रहा है इसके लिए पाकिस्तान में स्टेबिलिटी की जरूरत है। इस वक्त हमारे गिरदो पेश आप देखिए पूरी दुनिया में अमेरिका से लेके यूरोप तक पूरी आलमी मईशत शदीद बहरान का सामना है। बरतानिया में हड़तालें हो रही हैं, फ्रांस में जुलूस निकल रहे हैं, अमेरिका के अंदर शोर मच रहा है, हर सेंट्रल बैंक इंटरेस्ट रेट ऊपर कर रहा है।
तो इन हालात के अंदर जबकि हमारी मईशत बहुत ही नाजुक हमें मिली है और हम बिल्कुल एक टाइट रोप वॉक कर रहे हैं, हमारे पास 1% भी सियासी इंतशार का चांस नहीं है। और ये ज़रूरी है कि अगले 8-10 माह हम इत्तेफाक के साथ, हम यकजहती के साथ मुल्क में अमन और इस्तेहकाम के साथ अपनी मईशत को मुस्तहकम करें। और इस वक्त जो भी इंतशार की आवाज़ निकालेगा या जो भी इंतशार की सियासत करेगा वो पाकिस्तान का बही खा नहीं होगा, वो पाकिस्तान का बदखा होगा। और इसीलिए हमारी कोशिश है कि तमाम सियासी जमातों को इस बात पर मुत्तफिक किया जा सके कि हमें असेंबली के अंदर बैठना चाहिए। खान साहब को भी असेंबली में वापस आना चाहिए, जहां उन्होंने इतने यू टर्न लिए, एक मुस्बत यू टर्न और सही, असेंबली में आए, आके एक इंतखाबी इस्लाहात के पैकेज पे इत्तफाक राय करें ताकि अगला इलेक्शन जो है वो किसी नए तनाज़े को जन्म ना दे। चलिए, अच्छा है कि बार बार इस ऑफर को दोहराया जा रहा है, ऑफर को दोहराया भी जा रहा है, लेकिन अब आगे से ऑफर ली जाएगी कि नहीं, क्योंकि असेंबलियों वाला ऑप्शन तो उनके लिए हमेशा से है, लेकिन वो खुद ही नहीं चाहते कि वो आके वापस वहाँ बैठे। अच्छा एहसन इकबाल साहब, अगर आप लोगों के पब्लिक बयानिए पर ही रहें तो फिर पंजाब असेंबली बचाने के दो रास्ते नजर आते हैं। एक तो ये कि इन हाउस तब्दीली लाई जाए और पंजाब असेंबली जो है वो बचा ली जाए, दूसरा ये कि चौधरी परवेज इलाही इमरान खान को मना लें और काफ लीग और तहरीक इंसाफ की हुकूमत जो है वो चलती रहे। तो क्या दूसरा ऑप्शन आपको काबिल कबूल है या अब तब्दीली तो आएगी आएगी? देखिए, पंजाब के अंदर ही नहीं बल्कि खैबर पख्तूनख्वा में भी जहां पर पीटीआई की अपनी हुकूमत है, वहाँ के अरकान असेंबली खान साहब की असेंबली तहलील करने के मौक़िफ़ की हमायत नहीं करते और इसीलिए अब तहरीक इंसाफ हिचकिचाहट का सामना कर रही है अपने ही अंदर से। जहाँ तक पंजाब में तब्दीली का ताल्लुक है, अगर वो आईनी और जमहूरी तौर पे आती है तो ये हमारा हक है, लेकिन इस वक्त आप देख रहे हैं कि पंजाब में जो इंतज़ामी बदहाली है, वहाँ पर ना कोई चीफ सेक्रेटरी काम करने के लिए तैयार है, ना कोई आईजी काम करने के लिए तैयार है। अफसरों की जैसे उखाड़ पछाड़ हो रही है, जिस तरीके से वहाँ पे लूट सेल लगी हुई है, यूं लगता है कि पंजाब बराए फरोख्त है। और इस वक्त पीटीआई वहाँ पर बदतरीन करप्शन की उस वक्त कहानियां रकम कर रही है और मैं हैरान हूं कि इस चीज़ का हमारी आला अदलिया नोटिस क्यों नहीं ले रही, क्योंकि हमारे दौर में तो एक DGFI की ट्रांसफर हुई थी, उसका भी सुओ मोटो नोटिस ले लिया गया था। तो इसलिए पंजाब पाकिस्तान का सबसे बड़ा इंतजामी सूबा है, उसके निज़ाम को, उसकी गवर्नेंस को सेव करना भी हमारी जिम्मेदारी है और इसके लिए जो भी आईनी और जमहूरी रास्ता होगा हम जरूर इख्तियार करेंगे। ऑलराइट, बहुत शुक्रिया एहसन इकबाल साहब। लेट्स सी क्या होता है। और हम किसी भी मौजू पर बात करने के लिए जहां दीगर और हुकूमती जमातों को दावत देते हैं या उनका मौक़िफ़ आपके सामने पेश करते हैं, इसी तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी हम दावत देते हैं, लेकिन मोस्टली उनकी तरफ से जवाब नहीं आता या फिर उनकी तरफ से माजरत कर दी जाती है। तो हम दोबारा एक दोहरा दें, सोचा कि ये प्लेटफॉर्म हाजिर है, किसी भी मौजू पर अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कोई भी रहनुमा कोई मौक़िफ़ देना चाहता है तो वी आर हियर एंड ये प्रोग्राम लाइव नशर किया जा रहा है जी। हाँ, अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। If you guys are just joining us, वालेकुम अस्सलाम, how are you? क्या हाल है आपका? मैं उधर सलाम कर रही थी आपको, तो मैं जानती हूँ कि क्या हाल है आपका, लेकिन आप लोगों के कुछ ट्वीट्स हमें आए हैं रिगार्डिंग विच म्यूजिक यू लाइक। तो आप लोगों ने तो कुछ और भी सजेस्ट हमें किया हुआ कि शेगिल का भी एक नया गाना, उसका भी जिक्र हो रहा है, तो वो भी हम सुनाएंगे। डोंट वरी, देयर इज गोइंग टू बी अ लॉट ऑफ म्यूजिक इन द शो टुडे। अच्छा जी, हमने आपको ये बताना है कि रियासती इदारे हों, सियासी हरीफ हों या सच और हक की आवाज़ बुलंद करने वाले सहाफ़ी, इमरान खान साहब के इल्ज़ामात की दो धारी तलवार सब पर गिरी। हमेशा अखलाकियात का दर्स देने वाले इमरान खान को खुद कभी इतनी अखलाकी जुर्रत ना हुई कि इल्ज़ामात गलत साबित होने पर माजरत ही कर लें, बल्कि इनफैक्ट उन्होंने हमेशा इसका मलबा, अपनी हर गलती का मलबा किसी दूसरे पर डाला। ऐसे सहाफ़ी, टीवी चैनल और अखबारात तो इमरान खान और उनके मद्दाहों का खास टारगेट बनते रहे जो इमरान खान या उनकी पॉलिसियों से इख्तलाफ करते। तोशा खाना केस में इमरान खान की सदाकत और अमानत के किस्से आज सबकी ज़ुबान पर हैं, लेकिन खान साहब नादिम होने के बजाय आज भी मेरी घड़ी मेरी मर्जी की अनोखी मंतक पर कायम है। वैसे आपकी जहनी हालत क्या होनी चाहिए जब आपको ये लगे कि सिर्फ दुनिया में आपका ज़मीर जागा हुआ है, बाकी सबके ज़मीर सो रहे हैं या उन्होंने बेच दिए हैं? ये कौन सा सेंस ऑफ इंटाइटलमेंट है या कौन सी सेंस ऑफ सेल्फ राइचसनेस है कि आपको लगे कि आप एक्चुअली अमर बिल मारूफ हैं और आपके ज़मीर तो जाग रहे हैं, बाकी सब
हैं माजरत के साथ और उनके ज़मीर नहीं जाग रहे। अच्छा, और ये क्या ज़हनी कैफियत है और ये क्या करके आती है? मैं इतनी लंबी चौड़ी बात नहीं करूंगी, लेकिन ये इनका सिर्फ यही कहना है कि भाई अभी भी माइक लेके जाओ और आवाम से पूछो कि कहाँ महंगाई और ये वो। आपको क्या लगता है ये नहीं हो रहा? अगर आपको लग रहा है कि ये नहीं कर रहे आजकल के मीडिया हाउसेस और चैनल्स, तो आपने खुद सेलेक्टिवली वो मीडिया हाउसेस चुने हुए हैं जिनको आप देखते हैं। बाकी जो कर रहे हैं आप देखते ही नहीं, आपने बिल्कुल वहाँ के दरवाजे बंद किए हुए हैं। यू डोंट नो व्हाट्स गोइंग ऑन। देखें विदाउट एनी बायस, सारों को देखें और देखें कि क्या रिपोर्ट हो रहा है। दूसरी बात, जो आपने मेरी घड़ी मेरी मर्जी की है जी, वो आपकी जाती घड़ी नहीं है, जो बार बार आप लगे हुए हैं ना कि आपकी जाती घड़ी। अगर इतनी आपकी जाती है तो बाकी भी जो उड़ा ले गए तोशा खाना से, उनकी भी वो जाती चीज़ें थी, उनको क्यों इतना सुना रहे हैं? मतलब व्हेन ऑल ऑफ यू आर द सेम, तो आप किस जवाब पे, किस बेस पे अपने आप को कहते हैं कि जी मैं हट के उनसे बेहतर आऊँ? अगर आप उनसे बेहतर होते तो यू वुड हैव प्रूव्ड इट। कुछ तो करते ना कि आप बेहतर होते। आप लिटरली उन्हीं चीज़ों पे पहुंच गए हैं जिन पे आप बाकियों को इल्ज़ाम लगाते हैं। और आपने मुबैना तौर पर जो रसीदें दिखाई हैं और जो रकम आपने वसूल की, अपेरेंटली वही रकम आपने कैश की सूरत में सरकारी खजाने में जमा करा दी। तो आपने खरीद कर तो घड़ी बेची नहीं, आपने बेच कर एक्चुअली खरीदी। उल्टा ही हुआ ऐसा मुबैना तौर पर। और दूसरी बात यह है, बड़ा अच्छा आपने कहा था कि आपने तो दरवाजे बंद किए हुए हैं, महंगाई का वावेला आप करना चाहते हैं। ये प्लेटफॉर्म समेत तमाम चैनल्स के दरवाजे आप लोगों के लिए खुले हुए हैं। अगर आप आने की जहमत करें तो आप अपने नुमाइंदों को, अपने MNAs को, अपने लीडरान को भेजें। जियो न्यूज़ के हर प्रोग्राम में भेजें, हम आपको हर प्रोग्राम में बिठाएंगे। आप यहाँ पर महंगाई का चर्चा करें, महंगाई पे बात करें, अवामी मुश्किलात का तस्करा करें, क्योंकि आप लोग कहीं और इस सिलसिले में लबकुशाई करते हैं तो हम सबसे पहले वो गुफ्तगू आपकी जियो पे दिखा देते हैं। Anyway, I'm sure he knows exactly हम क्या कह रहे हैं, लेकिन जिसे नहीं करना। अच्छा जी, बगैर सबूत इल्ज़ामात लगाने के नतीजे में ही खान साहब के सियासी मुखालफिन जो है ना, वो उन्हें इल्ज़ाम खान कहना शुरू हो गए हैं और दूसरों को लिफाफा कहने में उन्हें 1 मिनट नहीं लगता। और अब हालत ये है कि इमरान खान का सच बोलना भी मशकूक ठहरता है। तो लिहाजा अब आप कुछ भी कह लें, वो इतनी लपेटियाँ हो चुकी हैं इन द पास्ट कि अब मानना बड़ा मुश्किल है आपकी बात को। वैसे बगल बच्चों की अगर तादाद गिनी जाए तो माशाल्लाह जितने बगल बच्चे खान साहब आपके पास हैं, इतने तो किसी और सियासी पार्टी के पास हैं नहीं। और जिन लोगों को आप लिफाफी कहते हैं, उस पर कभी आप 1 रुपए की करप्शन साबित नहीं कर पाए, कोई 1 रुपए का सबूत आप सामने नहीं ले पाए। आप जो लिफाफी की गर्दान चलाते रहते हैं, जलसे हों, मीडिया इंटरव्यूज़ हों, किसी एक पे तो आप लिफाफा लेना साबित कर दें। अच्छा जी, आगे चलते हैं। सलीम साफ़ी साहब हमारे साथ हैं और उनसे हम अब बात कर लेते हैं। साफ़ी साहब, हाउ आर यू? ये बताइएगा कि तोशा खाना स्कैंडल देखें, डेली मेल वाला किस्सा जो है, या राना सनाउल्लाह का, या अगर आप केस देख लें तो पिछले 3-4 दिन में ऐसा बहुत कुछ हुआ है जिससे तहरीक इंसाफ के मजमूई बयानिए को धचका तो लगा है। अब शायद इसलिए अब आवाम की मजीद पजीराई की उम्मीद जो है वो ख़त्म हो रही है या नहीं हो रही, खैर ये तो देखा जाएगा। और अब वो कह रहे हैं कि उन्हें जनरल आसिम मुनीर से बड़ी उम्मीदें हैं। पहले मतलब एक थोड़ा सा कंफ्यूजिंग बयानिया जो है, अब वो चाहते हैं कि वो आए और ही शुड मेक श्योर कि सब कुछ जो है वो आइन और कानून के मुताबिक हो, किसी जो उनकी नजर में आइन और कानून है, बिल्कुल जो उनकी नजर में है। तो क्या एक बार फिर अपनी ताकत के बजाय वो किसी का कंधा जो है वो इस्तेमाल करने का इरादा रखते हैं? किसी का क्या, उन्होंने प्रीटी मच बता ही दी है। देखिए, ये बहुत सारी चीजें पहले भी निकली थी और अब भी निकलती जाएंगी, और ये तो अभी पार्टी शुरू हुई है। सिर्फ तोशाखाना के मामला लोगों ने देखे हैं या डेली मेल का फैसला हुआ है, उनका असल चेहरा वो जल्द या बदेर जो है वो कौम के सामने आ जाएगा। बाकी जहाँ तक कांधे का इस्तेमाल का ताल्लुक है, तो इमरान खान साहब बदकिस्मती से इस्टेब्लिशमेंट के कांधों के इस्तेमाल के इतने आदी हो गए हैं कि वो अपने बल पे, उनके लिए पार्टी उन्होंने बनाई, उनके लिए पार्टी उन्होंने चलाई, उनके लिए उनको हुकूमत उन्होंने दिलवाई, और फिर वो खुद कहते हैं कि हुकूमत भी उनके लिए वो चलाते रहे और बिल भी उनके लिए वो पास करवाते रहे। तो इसलिए उनका अवाम पे फोकस की बजाय फोकस इस पे रहा कि वो इस्टेब्लिशमेंट को ब्लैकमेल करके अपनी तरफ ले आए। तो अब धमकी और दबाव और इन चीज़ों से काम नहीं चला, तो चूंकि वो तो मैकियावेली के पैरोकार हैं, तो इसलिए वो हर हरबा इस्तेमाल करते हैं। तो शायद अब उन्होंने सोचा होगा कि कुछ अरसे के लिए
अब नई एस्टैब्लिशमेंट की खुशामद का और उसका तरीका आजमा दिया जाए तो देखते हैं कि उसका नतीजा क्या निकलता है। लेकिन मैं समझता हूं कि शायद जो एस्टैब्लिशमेंट है वो इमरान खान को अच्छी तरह जान चुकी है और इमरान खान भी शायद एस्टैब्लिशमेंट को अच्छी तरह जान चुके होंगे। अच्छा ये बताइएगा साफ़ी साहब के खान साहब के इतने इल्ज़ामात गलत साबित हो रहे हैं तो फिर तहरीक इंसाफ का मशहूर ज़माना हथियार साथ ना देने वाले सहाफ़ियों को लिफाफा करार देना, अब इसका भी कुछ हो ही जाना चाहिए ना। आप तो खुद भी इसका निशाना रहे हैं, तो क्या वक्त नहीं आ गया कि जिस पर इल्ज़ाम लगा वो खान साहब से सबूत मांगे या फिर माफ़ी का मुतालबा करे, या खान साहब खुद फाइनेंशियल टाइम्स पे तो एटलीस्ट सू कर दें उधर इंग्लैंड में। देखिए, इमरान खान साहब मैं बार बार लोगों को कहता हूं और ये मैं दावे से कहता हूं कि वो मियावेली के डिफरेंस को रेगुलरली पढ़ते हैं और वो अपने गिर्द, चूंकि हिटलर से भी वो मुतासर है इसलिए गोएबल्स को भी अपने गिर्द उन्होंने जमा किया हुआ है और उनका फलसफा यही है कि झूठ बोलो और इतने बार बार बोलो कि लोग उसको सच मानने लग जाएं। तो एक तो उसकी वजह से वो मुसलसल इस चोर मचाए शोर वाले फलसफे पे अमल कर रहा है। दूसरा, उनकी ट्रंप और उनके दामाद कुशनर के साथ कुर्बत भी थी और इसमें वो उनके फॉलोअर हैं। तो ट्रंप का भी ये तरीका था, डोनाल्ड ट्रंप का, कि जो उनका क्रिटिक पॉलिटिशियन होता था या उनका क्रिटिक जर्नलिस्ट होता था तो वो पहले अटैक करके उनको इतना डिस्क्रेडिट करते थे कि फिर उनकी तनकीद पे लोग यकीन ना करें। तो इमरान खान साहब ने भी पाकिस्तान के अंदर मीडिया से मुतालिक यही पॉलिसी अपनाई रखी है। अंदर से वो जानते हैं, बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि कौन कौन जर्नलिस्ट जेन्युइन है और कौन कौन लिफाफा है। जिस तरह पाकिस्तान के सबसे बड़े चोर वो उनके गिर्द जमा हो गए थे, हर माफिया के लोग, इसी तरह सहाफत का सारा गंद भी उन्होंने अपने गिर्द जमा किया था। और फिर हम मसलन मैंने तो उनकी हुकूमत में पहले हफ्ते में अपने आप को ऑफर किया था कि कमीशन बनाओ, मुझसे आगाज करो, मेरे घर से आगाज करो। एजेंसियां उनके पास थी, FIA उनके पास था, तो अगर किसी के खिलाफ कुछ था तो वो कर लेते। तो ये बेसिकली वो बिल्कुल सबसे ज्यादा जानते हैं कि भाई जर्नलिस्टों में कौन जेन्युइन है और कौन जेन्युइन नहीं है, और ये उनके लिए कोई मसला ही नहीं है। अगर ये उनके लिए मसला होता तो सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की वो घड़ी जिसपे अल्लाह के मुबारक घर की तस्वीर थी, तो सबसे पहले तो उन चोरों को अपने आप से परे करते कि जिन्होंने उस घड़ी को बेच के पूरे दुनिया में पाकिस्तान की सुर्खी करा दी। तो करप्शन, लिफाफा लेना, ये इमरान खान के लिए एजाज तो हो सकता है, उनके लिए कोई बुराई नहीं है, लेकिन ये जिन लोगों को वो लिफाफा कर रहे हैं वो इसलिए कि उनको डिस्क्रेडिट करे कि उनकी जेन्युइन तनकीद में वजन ना रहा है। खैर, खान साहब कह तो रहे थे मेरी घड़ी मेरी मर्जी, तो लिहाजा और उस घड़ी को बहुत कुछ किया जा रहा है कि उसके ऊपर जो इंस्क्रिप्शंस थी और सारी चीज़ें वो तो बिल्कुल ही नहीं। कोई सादी सी भी घड़ी होती तो उनको उनके ऑफिस को वो दी गई थी, उस ओहदे को वो दी गई थी, कोई उनको पर्सनल आके हाथ में नहीं पकड़ाई थी। अच्छा, ये फाइनली ज़रूर बताइएगा साफ़ी साहब के सहाफ़ी और एंकर्स जो है इंडिविजुअल तौर पर खान साहब के ख़िलाफ़ महाज बना भी लें तो मीडिया के जो मौजूदा हालात हैं उनमें कुछ हासिल होना बड़ा मुश्किल होगा। तो जब सहाफ़ियों के भी दो धड़े वाज़े सियासी तकसीम का शिकार हों तो फिर सहाफ़ती तंजीमों का रोल ज़्यादा स्ट्रॉन्गर नहीं होना चाहिए? कोई यूनियन, कोई प्रेस क्लब क्यों नहीं खान साहब से जवाब तलबी करता? इन लोगों को आगे जाके एक एक्टिव रोल प्ले करना चाहिए। को बदनाम करते हैं ना, तो बिल्कुल इनका एक एक्टिव रोल होना चाहिए। देखिए, इस वक्त आप मेरे ख्याल में सहाफ़ियों की जितनी तंजीमें हैं उनका फर्ज है कि वो इस तरफ ध्यान दे, क्योंकि ये जो इमरानी प्रोजेक्ट था इसके लिए अदलिया को और नैब को, इसके लिए इलेक्शन कमीशन को, इसके लिए मीडिया को, सबको तकसीम किया गया और डिस्क्रेडिट किया गया। तो अब चूंकि घड़ी उलट सिमत में घूमने लगी है और कुछ न कुछ पाकिस्तान नॉर्मल उसकी तरफ आ रहा है, तो ये सहाफती तंजीमों का फर्ज है कि वो अपनी सफ़ों से काली बैड़ों को निकालने के लिए
और पाकिस्तान में सहाफत को बदनाम करने वालों से जान छुड़ाने के लिए इक़दाम करें, ताकि मीडिया की जो क्रेडिबिलिटी है वो किसी न किसी शक्ल में बहाल हो। और थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया। सलीम साफी साहब हमसे बात कर रहे थे। अब ये होगा नहीं होगा, वैसे नॉर्मलसी तो पता नहीं क्या होती है पाकिस्तान। ठीक है, उन मामलात में थोड़ा सा कुछ सेटल डाउन हुआ है, लेकिन अदरवाइज इकोनॉमिक सूरत हाल आप देखें तो कहीं से कोई नॉर्मल चीज़ नहीं आपको नज़र आती। सब कुछ अब नॉर्मल उधर भी हो रहा है, और अवाम की मुश्किलात, लेट्स बी ऑनेस्ट अबाउट इट, बड़ी हैं, कम नहीं हुई। वैसे अवाम की मुश्किलात जो है ना, वो हर छोटी छोटी चीज़ पे बहुत ज़्यादा ही बढ़ती चली जा रही हैं। जैसे कि अभी हम बात करेंगे खैबर पख्तूनख्वा के एक ज़िले में जी ख़वातीन के साइकिल चलाने पर एक हाहाकार मची हुई है, रौला ही मच गया साइकिल चलाने पर। मतलब कितनी इनोसेंट ये चीज़ वैसे साउंड करती है और होनी भी चाहिए। हुआ है कुछ ऐसा कि इतवार को कुछ लोगों ने लंडी कोतल बाजार में एहतजाजी मुजाहरा किया, और मुजाहिरीन जो थे वो ख़वातीन की साइकिल रैली को कबायली सकाफत और रिवायात जो है उसकी खिलाफ वर्जी करार देते रहे। और शर्मो हया से इसे रिलेट कर रहे थे, कह रहे थे कि जनाब ये बेहयाई का कोई काम हो। बेहयाई अगर आप ट्विटर पे देखें कि इसके हवाले से क्या क्या लोगों ने लिखा हुआ है, इतनी एक्सट्रीम डिटेल, जो इंटीमेट डिटेल है उस पे लिखा हुआ है कि ये साइकिलें लड़कियों को क्यों नहीं चलानी चाहिए। भाई आपका दिमाग किधर जा रहा है, पहले तो कोई ये बताए। नहीं, आपका दिमाग ठीक है, पहले तो ये बताएं आप। इट इज़ नौजिया हो जाता है वो चीज़ें सुन के कि लोग ये सोचते हैं और उसके बाद अपनी थॉट्स को वो ट्वीट करते हैं। तो जी, ये गुज़िश्ता जुमे को ज़िला खैबर की ये आपको बता दें कि बहुत ही एक लोग जो है वो एहतजाज में निकल आए। हुआ ये था कि 15 लड़कियां थी बाय द वे जिनकी रैली थी वो साइकिलों की, ओनली 15 गर्ल्स वर देयर। और बड़ी दिलचस्पी का इज़हार भी किया, इसमें माएँ भी थीं, उनकी बच्चियां भी थीं। आज के दौर में मतलब आप सोचिए कि ख़वातीन क्या कुछ नहीं कर रही हैं, और मुसलमान ख़वातीन क्या कुछ नहीं कर रही हैं। दुनिया की इन्फ्लुएंशियल तरीन पोस्टों पर मौजूद हैं, चाहे वो टेक्नोलॉजी हो, IT हो, स्पेस साइंसेज हो, मेडिसिन हो, और हमारी जहाज उड़ा रही हैं ख़वातीन। आपको साइकिल पे प्रॉब्लम, हमारी यहाँ हम लंडी कोतल में बैठ के इस बात पे एहतजाज कर रहे हैं कि लड़कियाँ साइकिल क्यों चला रही हैं, और फिर उनकी शादी नहीं होगी। और मतलब फॉरगेट अटैचिंग एवरीथिंग विद शादी, प्लीज अपने दिमागों से। मुझे लग रहा था कि एक जो जिस रफ्तार से एक ऑल रिजल्ट जिंदगी का होना चाहिए ना, एक शादी हो जाए। जिस रफ्तार से माशाल्लाह ये रीजनिंग आई है कि लड़कियों को लंडी कोतल में साइकिल क्यों नहीं चलानी चाहिए, चलना फिरना बंद ना कर दें उनका वहाँ पे। समर खान एक्टिविस्ट हैं, साइकिलिस्ट हैं, जिन्होंने ये सारा कैंप जो है ये अरेंज किया करती रहती हैं। हमारे शो का भी हिस्सा जो है वो काफ़ी बार बन चुकी हैं। समर, वेलकम टू जियो पाकिस्तान वंस अगेन। समर, कभी कभार हम सोचते हैं कि हम आपसे क्या बात करें, कोशिश आपकी बहुत है, और जो रेजिस्टेंस आती है, ऑल्दो 15 लड़कियां आपको उन्होंने ज्वाइन कर लिया और बड़ा सक्सेसफुल भी आपका ये एडवेंचर और एंडेवर जो था रहा, लेकिन हाउ डू यू इवन डील विद द क्रिटिसिज्म? क्योंकि थोड़ी सी अभी हमने पढ़ी है तो हमारे तो धुएं निकल गए हैं कि लोग इस तरह सोच भी कैसे सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन द शो। मेरा छोटा सा स्पोर्ट्स क्लब है जिसके अंदर मैं ये ट्रेनिंग इवेंट्स कराती हूँ, और जिसके स्टेज में ही मैंने लंडी कोतल खैबर एजेंसी में साइकिलिंग कैंप कराया। इससे पहले पेशावर में भी करवाया था मुख्तलिफ शहरों में, लेकिन क्योंकि मेरा ख़ुद भी ताल्लुक़ खैबर पख्तूनख्वा से, और मैं चाहती हूँ हमारी पख्तून लड़कियाँ जो बिल्कुल नज़र नहीं आती खेलों में, एजुकेशन में, डेवलपमेंट में, वो आगे आएँ। और मुझे ये बिल्कुल समझ में ये चीज़ नहीं आ रही है कि एहतजाज उस टाइम पे क्यों नहीं होता जब लड़कियों के रेप्स होते हैं, एसिड अटैक्स होते हैं, मर्डर्स होते हैं, और सिर्फ साइकिल चलाने पे इतना प्रोटेस्ट क्यों है? अगर वही लड़कियां 10-10 मील पैदल चल रही हैं स्कूल और कॉलेजों में, गांव में बहुत कॉमन है, तो ठीक है, लेकिन अगर उनके पास अपनी सवारी आ जाती है, उन्हें आसानी मुहैया हो जाती है, तो उसमें इतना प्रॉब्लम क्यों है? अब ये तो प्रॉब्लम हमें भी समझ में नहीं आ रहा ना। बिल्कुल मुझे समझ में आ रहा है, प्रॉब्लम इज फ्रीडम, कि उनको ये फ्रीडम क्यों दी जाए अपनी सवारी, जो आपने वर्ड्स यूज किए हैं समर, तकलीफ तो यही है ना कि वो फ्रीडम है। उसके बाद पैदल चल सकती हैं 5-5 मील, क्योंकि पैदल कितना चल रही स्कूल तक ही जाएंगी ना। साइकिल उनके दिमागों में फ्रॉम ऑल द क्रिटिसिज्म, जी जी बिल्कुल, साइकिल तो उनको एक फ्रीडम जो है प्रोवाइड कर देगी, सिंबल ऑफ फ्रीडम। बिल्कुल। समर, पूछना आपसे ये, फाइनली जो लोग आपके साथ अटैच होते हैं, जैसे कि आपने अभी ये कैंप लगाया, विच इज वेरी बाय द वे ब्रेव ऑफ यू, तो वो इतने ज़्यादा लोगों में बस 15-20 लोग ही होते हैं जिनकी फैमिलीज और बैकग्राउंड उनको अलाउ करती हैं कि ठीक है साइकिल आप जाके चला लें। रेजिस्टेंस किस किस्म की मिलती है आपको?
मुझ पर सबसे पहले तो ये इल्ज़ाम जिन बात को उन्होंने मुद्दा बनाया है कि किसी इंटरनेशनल एनजीओ से मैंने करोड़ों रुपए लिए हैं और मैंने वहाँ साइकिल लेके गई हूँ, ऐसी बिल्कुल बात भी नहीं है। मेरी पर्सनल एफर्ट्स होती है, छोटे मोटे प्रोजेक्ट्स करके हम लोग पैसे जमा करते हैं, स्पॉन्सर्स ढूंढते हैं, और एक बहुत कम बजट में जिसमें सिर्फ मैं 10-11-15 साइकिलें ख़रीद सकी, से ज़्यादा मेरे पास मैं अफोर्ड नहीं कर पा रही थी पहले स्टेज में, तो मैं उतनी ही लेके गई, खुद गाड़ी करवा के कारखानों मार्केट से ख़रीद के उन लड़कियों के लिए मैं लेके गई, ताकि वहाँ पे चेंज आए, उनको पता चले दुनिया में क्या हो रहा है, पार्टिसिपेट करें वो। हालांकि उसके अलावा जब मैं निकल रही थी तो बहुत सारी लड़कियाँ, उनकी माएँ बहनें भाभियाँ आई कि हमारी बच्चियों ने भी करना है, और मैंने उनके साथ वादा किया कि मुझे मज़ीद पैसे मिलने दे, मज़ीद साइकिलें ढूंढने दे, मुझे ख़रीदने थे। हमारे पास हेलमेट्स अभी भी नहीं है, सेफ्टी गियर्स नहीं है, साइकिल स्टोर नहीं है जो अभी हमने अरेंज करना है। तो बहुत कम वसाइल में हम लोग अपनी तरफ से इंडिविजुअल एफर्ट्स में तब्दीली लाने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा समर, मतलब ये तो आपने बड़ी अच्छी बात की कि हर चीज़ को हम इंटरनेशनल कंस्पिरेसी से जोड़ देते हैं, और हमारी यहाँ माशाल्लाह चूंकि हर चीज़ अमेरिका ही करा रहा होता है और अमेरिकी साजिश ही हो रही होती है, और ये झूठ हमारे दिमागों में इतना इनग्रेव किया गया है कि हमें साइकिल में भी वही नजर आ रहा है। आप ये बता दें कि व्हाट इज़ द मेजॉरिटी लाइक? अगर आप लंडी कोतल में गई हैं तो ये 5, 10, 50 लोग हैं जिनको एतराज़ है और मेजॉरिटी इज़ ओके विद इट, या फिर मेजॉरिटी को एतराज़ है और माइनॉरिटी इज़ ओके विद इट? बहुत मिक्स्ड रिस्पॉन्स है। जिन गांव में मैं गई हूँ, उनके जो मर्द हजरात हैं, उनके चाचे ताए मामू, वो मुझसे मिलने आए और हमने कम्युनिटी टॉक्स की, हमने उनको कॉन्फिडेंस में लिया। उनमें से बहुत सारे जो मर्द हजरात थे, उनकी अपनी ख्वाहिश थी कि उनकी बेटियां आगे जाएं, वो डेवलपमेंट की रेस में शामिल हों, एंड दे वर वेरी थैंकफुल ऑफ मी। बहुत सारे लोग जो कह रहे थे कि हम आपसे मिल नहीं सके, हमें मेहमान नवाजी का मौका नहीं मिला, और वो बहुत खुश है कि मैंने लंडी कोतल में, खैबर में करवाया। तो ये सिर्फ जो जमात पॉलिटिकल पार्टीज हैं, ये उनका एजेंडा है, उनकी कैंपेन है। कॉमन जो पब्लिक है, दे वांट चेंज, दे वांट प्रोग्रेस, उनको फैसिलिटीज चाहिए। वन ऑफ देम कैन बी स्पोर्ट्स। मतलब इस किस्म की एक हार्मलेस एक्टिविटी और एक नॉर्मल से भी ज़्यादा नॉर्मल एक्टिविटी लाइक राइडिंग अ बाइक, साइकिल चलाना, ज़िंदगी मौत का मसला बन जाता है पाकिस्तान में। बिकॉज हमने देख लिया है यहाँ के कोई अच्छी चीज़ लाइक पोलियो के कतरे पिलाने में कितने लोग मारे जाते हैं, तो लेट अलोन की लड़कियाँ बड़ी ब्रेव ऑफ देम एंड यू समर फॉर देम टू इवन थिंक ऑफ गोइंग ऑन अ बाइक, क्योंकि लोग तो मारने को वैसे ही उतर आते हैं। इलाके के बड़ों ने कोई कंट्रीब्यूशन किया आपकी? एक होता है ना कि आप सिर्फ एक ओके नहीं देते कि जी ओके टू गो आप करवा लें, एक होता है हम आपको हेल्प आउट करेंगे, हम कंट्रीब्यूट करेंगे, सिक्योरिटी देंगे। आप कह रही हैं आपके पास वो हेलमेट्स के भी पैसे जो थे, किसी ने वो कंट्रीब्यूशन दे दी हो कि जी चलें वील प्रोवाइड यू दैट। कोई इस किस्म की असिस्टेंस आई आपकी तरफ? मेरी जो हमारी लोकल सपोर्ट की वजह से हमें बहुत हेल्प मिली। जमाइमा वाज हर नेम, शी इज़ फ्रॉम लंडी कोतल। उनके घर के अंदर हमने एक सिक्योर इन्वायरमेंट में कैंप करवाया, हमारा खाना पीना रिहाइश वहीं पे थी, और उन्हीं के भाइयों के हेल्प से, रिश्तेदारों के हेल्प से हमें एक छोटा सा ग्राउंड मिला जिसमें हमने बहुत ज़्यादा अर्ली मॉर्निंग ये चीज़ रैली कंडक्ट कराई, ताकि ना हमें कोई देखे, ना रेजिस्टेंस हमें फेस करनी पड़े। सो नो डाउट लोकल सपोर्ट थी। बहुत सारे भाई ऐसे थे जो मेरे साथ मिल के अपनी बहनों को साइकिलिंग करवा रहे थे, सिखा रहे थे। वो बहुत पॉजिटिव एक्ट था उधर, उसने मुझे काफ़ी इंस्पायर किया। बहुत कैंप की ज़रूरत है, अभी बहुत ट्रेनिंग की ज़रूरत है, और मैंने सिर्फ स्पोर्ट्स नहीं कराया, करियर काउंसलिंग के सेशन भी थे, क्लाइमेट चेंज के भी थे। दे नीडेड दिस अवेयरनेस, क्योंकि वहाँ पे ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है। अच्छा, ये एहतजाज कह लें या फिर ये तनकीद कह लें तो होती रहेगी। व्हाट डू यू प्लान टू डू? हमें, मेरा ख्याल है कि मजीद टाइम भी इस पर वेस्ट नहीं करना चाहिए ऐसे लोगों की बात करके, क्योंकि ये वो पागलपन है जिससे पता नहीं हम कैसे छुटकारा हासिल करेंगे। जिस किस्म के रिस्पॉन्सेज हमने पढ़े हैं या कुछ पता लगे हैं जो उस एहतजाज में हो रहे थे, अब आगे क्या करना है? आगे तो बढ़ना है। इसका मतलब ये थोड़ी है कि हम आगे बढ़ना छोड़ देंगे। तो क्या इरादा है अब आपका? खैबर पख्तूनख्वा की जो तालीमी याफ्ता नौजवान है, यूथ है, दे वांट्स चेंज, एंड विद द हेल्प ऑफ लोकल सपोर्ट मैं यही कैंप्स लेके जाना चाहती हूँ, दीर में, स्वात में, चतराल में, मर्दान में, पेशावर और खैबर के दूसरे गाँव में, ताकि एक रेवोल्यूशन आए, स्पोर्ट्स का एक कल्चर डेवलप हो और हमारी लड़कियाँ आके पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर सके इन एक्टिविटीज़ में। वंडरफुल जी, थैंक यू समर खान, और कीप डूइंग व्हाट यू आर डूइंग। थैंक यू समर, एंड मोर पावर टू यू, क्योंकि बड़ा पेशेंस भी चाहिए टू लिसन टू एवरीथिंग एल्स दैट कम्स योर वे डेफिनेटली। और बहुत अच्छा लगा आपसे दोबारा मिलके, और ऑफ कोर्स फोटोग्राफ्स हम देख रहे हैं। थैंक यू। समर ने एक बड़ी अच्छी बात की जिसमें मैं एक दोबारा से तवज्जो इसलिए ले जाना चाहूँगी कि जब रेप्स होते हैं बच्चों के, बच्चियों के, और बड़े पसमानदा किस्म के इलाकों में,
तब वो रौला, वो ह्यू एंड क्राई, वो लोगों का मजमा, एक प्रोटेस्ट, एक के नहीं हम नहीं होने देंगे, गुस्सा जो इस किस्म की और हमारी रिवायात के मनाफी वाली टैगलाइन, बिल्कुल वो वाली टैगलाइन भी साथ हो कि हम तो है ही नहीं इस टाइप के, ये कैसे हो गया हमारे बीच में, किधर होते हैं वो लोग, क्यों नहीं सारे मजमे उस वक्त निकलते। उस वक्त अगर आप लिटरली आग भी लगा देना कोई चीज़ों को और एक पब्लिक जो प्रॉपर्टी भी तोड़ फोड़ कर रहे हो, लेकिन मकसद क्या था ताकि लोग सुने कि आप बात क्या कर रहे हैं, दैट इज इम्पोर्टेंट। इस किस्म की बातों पे आपको बड़ा याद आ जाते हैं, अपनी सारी कल्चर याद आ जाता है। नहीं, दैट्स नॉट द पॉइंट। द पॉइंट इज मेक अ ह्यू एंड क्राई, इतना बड़ा रोला होना चाहिए कि लोगों की नजरों में आए कि हम क्यों यहाँ जमा हुए थे। मतलब आपको साइकिल से तकलीफ है, देर आर उससे पहले तो 85 अदर चीज़ें हैं और चीज़ें जिन पे आपको प्रोटेस्ट करना चाहिए। That's all I wanted to say because Samar had a point there. हाँ, और मतलब आप सोचिए कि आपकी बच्चियाँ हैं जो मीलों सफ़र तय करके स्कूल जाती हैं, कॉलेज जाती हैं, अगर तो कॉलेज तक पहुँच जाती हैं लड़कियाँ, कितनी आसानी हो जाएगी बच्चियों को कि अपनी सवारी होगी और माशाल्लाह परेशानी की, वैसे परेशानी मेरा की क्या दिमाग बात, ना उसी तरफ लग गया और मैंने आपने कहा कितनी आसानी हो जाएगी और मैंने दिल में सोचा आसानी तो करनी नहीं है। स्कूल क्यों है भाई, स्कूल तो बंद करो, जा क्यों रही हैं बच्चियाँ, ये सोच है, इसमें आसानियाँ दे रहे हैं उनके लिए। वैसे कभी हम सोचें कि हम कोई 1 इंच भी आगे बढ़े हैं, बड़े तो हैं वैसे। नहीं, उसके बाद फिर हमारी ये होती है कि जी अमेरिका ने एनजीओ खोला होगा और उनकी क्या, बस कर दो अपने लिए, खुद हालात ठीक करो। अमेरिका को और बड़े काम करने के लिए वो हमारे यहाँ साइकिल नहीं भेज रहा है, ब्रेक ले रहे हैं हम। All right, time to talk about football, क्योंकि फुटबॉल के वर्ल्ड कप में जी बहुत कुछ हो रहा है। अमूमी तौर पर आपने देखा होगा कि टाइटल की जंग जो होती है ना, वो साउथ अमेरिका और यूरोपियन जो टीमें हैं उनके बीच में होती है, लेकिन इस बार तो बिल्कुल ही अपसेट्स हैं और अफ्रीका ने भी टाइटल, इट इज़ इन द रनिंग फॉर द टाइटल, लेट्स जस्ट पुट इट दैट वे। और बहुत से मैचेस जो हैं, बहुत फाइनल 4 मैचेस जो हैं, 4 टीम्स जो हैं, 4 टीम्स आर देयर लेफ्ट। मोरक्को वर्सेस फ्रांस होना है और साथ ही अर्जेंटीना वर्सेस क्रोएशिया व्हिच इज टुमारो एक्चुअली। तो हम एक तो जो मैचेस हुए हैं ओवर द वीकेंड जिसने बहुत हमें खुश भी किया है, मोरक्को वर्सेस पोर्चुगल और फ्रांस उधर से जीता है, इंग्लैंड हार गया है, उस पर थोड़ा सा तज्जिया लेते हैं और आने वाले 2 सेमीफाइनल्स पे बात करते हैं कि कौन फेवरेट नजर आ रहा है। मोहम्मद ईसा, फॉर्मर कैप्टन पाकिस्तान फुटबॉल टीम, हमारे साथ मौजूद हैं। ईसा, मतलब शुरू से ही इसको अपसेट फुटबॉल वर्ल्ड कप कहा जा रहा है, तो क्या इस दफा तब्दीली हुई कि ये तब्दील नताइज हमें देखने को मिल रहे हैं? क्या एनवायरनमेंट का, क्राउड का, माहौल का, ग्राउंड्स या मुल्क चेंज होने की वजह से ये सारा कुछ हो रहा है, या फिर ये जो टीमें अब आगे पहुंची हैं ये बेसिकली अपने कंफर्ट जोन से निकल गई? हाँ, ये डिफरेंट तैयारी के साथ ही आई थी इस दफा। जी हाँ अब्दा भाई, जिस तरह आपने कहा था कि इस दफ़ा हर चीज़ डिफरेंट हुआ है और ख़ासकर बहुत से ऐसा मैचेस हुआ है जो कि बहुत से एक्सपर्ट जो तबसरे कर रहे थे कि ये टीमें जो फेवरेट टीमें तकरीबन वो सारे हार चुके और अपसेट हो चुके हैं। तो इस दफ़ा कुछ मुख्तलिफ चीज़ें नज़र आए और ख़ासकर एक फुटबॉल, एक बहुत बेहतरीन फुटबॉल भी नज़र आया है। मैचेस भी इतने अच्छे हुए हैं कि आप अभी जो क्वार्टर्स फाइनल है बहुत ही बेहतरीन हुआ है। जिस तरह ब्राज़ील का क्वार्टर फाइनल था, मतलब जो 90 मिनट गेम हुआ है, लोगों को पता भी नहीं चला है कि टाइम किस तरह गुजरा है। और ख़ासकर फिर फ्रांस और इंग्लैंड का जो क्वार्टर फाइनल हुआ है, तो मैचेस बहुत बेहतरीन मैचेस हुआ है। और एक बात ये भी है कि कतर में है और यहाँ पे बहुत से कंट्रीज़ नज़दीक है और कतर ने फिर एक अच्छा ये हो किया कि फ्री पोर्ट बिल्कुल बग़ैर वीज़े के जो है ना लोगों को आने दिया है। तो इस वजह से लोग भी ज़्यादा है और लोगों ने बहुत ज़्यादा इंजॉय भी किया और मैचेस भी अच्छे हुए। और जो एक्सपर्ट थे, जो फेवरेट टीमें थे, उन सब की तबसरे गलत हुआ है और कुछ नए टीमें सामने हैं। जिस तरह इस दफ़ा मराकश की टीम जो कि एक मजबूत टीम है और इस दफ़ा फर्स्ट टाइम जो है ना एक अफ्रीकन टीम सेमीफाइनल तक पहुँचे। तो मेरे ख्याल से बहुत ही लोगों की तवक्को से हटकर जो है ना जो टीमें पहुँची है सेमीफाइनल में, तो एक अच्छा टूर्नामेंट साबित हुआ है। और ख़ासकर जो अभी सेमीफाइनल है, और मैं ख़ुद भी मराकश के अगेंस्ट खेला हुआ हूँ। पाकिस्तान 2005 में मराकश के अगेंस्ट मैच हुआ था इस्लामिक गेम्स, फर्स्ट इस्लामिक गेम्स में। तो हमारी और मराकश की मैच में तकरीबन 82 मिनट में हमें गोल पड़ा था। तो मराकश टीम एक अच्छी टीम है और फिर एक इस्लामी मुल्क है, तो लोगों की ज़्यादा ख्वाहिश है और दुआएं कर रहे हैं कि मराकश टीम फाइनल में पहुँचे।
ओके, अब आपने खुद ही कह दिया बिल्कुल, लेकिन आपने खुद ही कह दिया कि जितने भी तबसरे हुए हैं वो गलत ही साबित हुए, क्योंकि जब स्टार्ट हुआ था वर्ल्ड कप तो बिल्कुल ही कोई और फेवरेट थी टीम और स्ट्रॉन्गर पोजीशन में थी, स्टार प्लेयर से, मतलब बहुत सी बातें हो रही थी, लेकिन इन दी एंड हमने ये देखा कि इन सारी चीज़ों की शायद ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि वो टेक्निक आपको चाहिए, वो आपको भूख टू विन वो चाहिए, क्योंकि मोरक्को लक भी चाहिए डेफिनेटली, क्योंकि जिस तरह हमने मोरक्को को आगे आते हुए देखा है, अब 4 टॉप टीमें आ गई हैं, अब तो तबसरा थोड़ा सा बनता है और देख भी लिया, काफ़ी मैचेस भी हो गए, स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स किसके क्या हैं, वीक पॉइंट्स क्या हैं वो भी नज़र आ गए। आपको अब इन द रनिंग स्ट्रॉन्गेस्ट कौन सी टीम नज़र आ रही है? पहले 2 टीमें आप इन 4 में से किसको देख रहे हैं आता हुआ? पहले तो इन 4 टीमों में से अगर देखा जाए टेक्निकली लिहाज से और टैक्टिकली लिहाज से, और जो टीमें जो एक उनकी फील्ड है, जो 11 साइड है और जो प्लेयर्स है, उस लिहाज से अगर देखा जाए तो मेरे ख्याल से इस वक्त फेवरेट अर्जेंटीना और फ्रांस की टीम है। मगर मैंने जिस तरह कहा था कि फेवरेट टीम वो है जो ग्राउंड में परफॉर्म करे, फेवरेट टीम वो है जो कोच के स्ट्रेटजी पे तकरीबन 100% वहाँ पे ग्राउंड में प्रैक्टिकली अप्लाई करे। तो अभी तक जो टीम कोच के स्ट्रेटजी पे मुकम्मल तौर पे अप्लाई कर रहा है तो वो जीत रहा है। और जिस तरह मराकश की एक स्ट्रेटजी है कि वो डिफेंसिव खेल रहा है, जिस तरह 2006 में जो है ना इटली की टीम तकरीबन पूरा वर्ल्ड कप इस तरह खेला है और जीता है, तो अब इसी तरह नज़र आ रहा है कि ये अपनी स्ट्रेटजी में अभी तक कामयाब हो रहा है। तो इसी वजह से अब ये नहीं कह सकते कि बिल्कुल फ्रांस जो है ना इसको आसानी से इसको बीट करेगा। इनकी डिफेंसिव लाइन बहुत मजबूत है, इनकी मिडफील्ड जो लाइन है वो भी बहुत अच्छी है, और फिर इसकी जो स्ट्राइकर है ना, इसमें ये क्वालिटी है कि ये स्कोर भी कर रहा है, हर मैच में स्कोर कर रहा है। जब इस तरह टीम को जब गोल मिल जाता है तो वो फिर डिफेंस का मोराल और भी ज़्यादा हाई हो जाता है, और फिर उनकी कीपर जो है ना वो भी तकरीबन इस टूर्नामेंट में बहुत आउटस्टैंडिंग परफॉर्म कर रहा है। मगर मेरे ख्याल से अगर जो एनालिसिस कोचिस कर रहा है या हम देख रहा है टेक्निकली तौर पे, तो ये 2 टीमें जो है ना बहुत स्ट्रांग है। मगर क्रोएशिया की टीम आप देख रहे हो मुसलसल उनकी कीपर भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, और वो भी पेनल्टियों में जापान से भी जीता है, और ये क्वार्टर फाइनल भी पेनल्टी किक्स में ब्राजील जैसी टीम को जीता है। तो मेरे ख्याल से लास्ट रनर अप टीम है वर्ल्ड कप की। तो अब इस तरह कहना कि बिल्कुल इजी वन साइडेड मैचेस होगा, तो कुछ भी हो सकता है। लेट्स पुट इट दिस वे, फेवरेट्स तो हो सकते हैं लेकिन कुछ भी हो सकता है। अब 4 टीमों में चारों ही बेहतरीन हैं। अब ये बताइएगा ईसा भाई, लास्टली के रोनाल्डो पुर्तगाल के लिए लास्ट जो क्वार्टर फाइनल था उसमें सेकंड हाफ में मैदान में उतारे गए, कोई फ़र्क पड़ता अगर उन्हें शुरू से मैच का हिस्सा बनाया जाता, या जो नतीजा हमारे सामने आया वही रहता? देखो ये डिसाइड तो कोचिस कर रहा है, और मुझे यकीन करे एज ए प्लेयर एज ए कोच बहुत ही ज़्यादा अफसोस हुआ है कि मतलब रोनाल्डो एक लेजेंड प्लेयर है, जब वो ग्राउंड में खड़ा है तो लाजमी बात है कि जो अपोनेंट टीम है उस पर प्रेशर ज़रूर होगा, क्योंकि रोनाल्डो ऐसा प्लेयर है कि किसी भी वक्त गोल कर सकता है, उसको गोल का मशीन कहा जाता है। तो उसको बिठाना बेंच पे मेरे ख्याल से रोनाल्डो की जो है ना उसके साथ ज्यादती की है, और रोनाल्डो बहुत मायूस भी थे। और रोनाल्डो जो लास्ट इनकी वर्ल्ड कप क्वालिफायर राउंड की जो लास्ट मैचेस थे उसमें मतलब दोनों मैच जीतना था पुर्तगाल ने, तो दोनों में जो है ना रोनाल्डो ने स्कोर किया है। तो वर्ल्ड कप पहुंचाने के लिए रोनाल्डो का बहुत अहम किरदार था। तो मेरे ख्याल से कोच को मतलब इस तरह डिसीजन नहीं लेना चाहिए था। एक लेजेंड प्लेयर था, एक रिस्पेक्ट था, उसका लास्ट वर्ल्ड कप था। फिर उसका गेम जो है ना हमेशा इसी तरह होता है कि वो ज़्यादा एक्टिव ग्राउंड में नज़र नहीं आता है, मगर जब भी कोई चांस मिलता है तो उसको अवेल करता है। वो अजीब किस्म की ये डिसीजन थी। बड़े लोगों ने सवाल भी किया जो फुटबॉल लवर्स हैं कि क्यों बिठा के रखा। तो ये भी मेरा ख्याल है इसका जवाब जो है ये कभी आ जाएगा कि आधी से ज़्यादा गेम आपने उस जिसको देखने के लिए लोग आए हैं या फिर जिससे उम्मीद की जा सकती है उसको आपने खिलाया नहीं। रोनाल्डो की बात हो रही है। मोहम्मद ईसा, थैंक यू सो मच। थैंक यू ईसा भाई। जी क्विकली आप बताएं, अपना कमेंट दें, आप कंप्लीट करें थॉट। रोनाल्डो ने कल खुद भी कहा है कि मतलब मैं ज़्यादा बेस में नहीं जाता हूँ, मगर मैं हमेशा पुर्तगाल के लिए खेला हूँ और हमेशा पुर्तगाल के साथ मोहब्बत की है। तो इसी वजह से मतलब ये बातें अब करने की नहीं है। तो मेरे ख्याल से कुछ कोच के साथ इनका कुछ ज़रूर चल रहा होगा, तो इसलिए उसने अभी खुल के बात नहीं की है।
तो आने वाले दिनों में इसका भी पता चल जाएगा कि क्या मसला था जो कोच ने इसको बिल्कुल। शुक्रिया आपका, थैंक यू। मोहम्मद ईसा, फॉर्मर कैप्टन पाकिस्तान फुटबॉल टीम। शुड बी आंसरेबल नाउ कि ये हुआ क्या है, बिकॉज एवरीबडी वांट्स टू नो द रीजन कि क्यों तुमने आधे मैच में उसको बिठा के रखा है। अच्छा, कोच शुड बी आंसरेबल। वेलकम बैक। अच्छा जी, बहुत सी बातें करनी है और हेल्थ, आपको पता है कि हम बड़ी इंपॉर्टेंस उसको देते हैं। आपकी सेहत जो है, अगर वो ना हो तो लिटरली इंसान और कुछ कर भी नहीं सकता, ज़िंदगी को एंजॉय भी नहीं कर सकता। दुनिया के हर इंसान का हक है कि अगर वो बीमार हो तो उसका तसल्ली बख्श तरीके से इलाज किया जाए, और इसी मकसद के तहत दुनिया भर में हेल्थ कवरेज डे जो है वो मनाया जा रहा है। आज के दिन का थीम आपको बता दें, सेहत सबके लिए, यानी हेल्थ फॉर एवरीबडी, ये थीम रखा गया है। और साथ ही मुल्की और आलमी रहनुमाओं पर जोर दिया गया है कि वो तमाम शहरियों को सेहत की सहूलतें जो हैं वो फराहम करने के लिए काम करें, और इस बात को भी यकीनी बनाएं कि इलाज के लिए शहरियों पर माली बोझ जो है वो ना पड़े। बाय द वे, इससे एक और बात ये ज़रूर याद आई कि वी वुड लाइक ऑल ऑफ यू टू राइट इन टू अस, और हमें ज़रूर बताएं कि क्या आपके शहर में वो जो सेहत कार्ड जो है वो जो इंट्रोड्यूस हुआ था कुछ अरसा पहले, वो काम कर रहा है कि नहीं। बिकॉज कुछ इलाकों में वुड यू बिलीव कि अभी भी काम कर रहा है, ज़्यादातर हॉस्पिटल्स जो हैं वो उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे। अच्छा जी, हमें ज्वाइन किए रोज़नामा द न्यूज़ के रिपोर्टर हैं वकार भट्टी, वो हमारे साथ हैं, उन्हीं से बात कर लेते हैं। सबसे पहले वकार भट्टी, आज जब दुनिया में सेहत की सहूलियात तक रसाई का दिन मनाया जा रहा है तो हम ये सवाल पूछ रहे हैं कि पाकिस्तान में क्या सबको दवाइयाँ जो होती हैं, दवाएँ, डॉक्टर, वो सब कुछ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा, प्लीज़ बताइएगा। जी देखिए, पाकिस्तान जो है वो दुनिया के उन चंद ममालिक में है जहाँ पर जीडीपी का बहुत कम जो है वो सेहत की सहूलियात फराहम करने पर ख़र्च किया जाता है। एक अंदाजे के मुताबिक पाकिस्तान में जीडीपी का 3% या उससे भी कम जो है वो सेहत की सहूलतें फराहम करने पर ख़र्च किया जाता है। तो इस वक्त सूरत हाल ये है पाकिस्तान में कि डॉक्टरों की, ट्रेंड नर्सेस की, पैरामेडिक्स की शदीद कमी है। चंद अद्वियात जो हैं वो बहुत ज़्यादा महंगी हैं, इलाज मुआवजा बहुत महंगा है, डायग्नोस्टिक्स बहुत महंगे हैं, लेबॉर्ट्री के टेस्ट बहुत महंगे हैं, हॉस्पिटलाइजेशन जो है वो बहुत महंगी है, क्योंकि 70% जो सेहत के शोबे में जो हॉस्पिटलाइजेशन है वो प्राइवेट अस्पतालों में होती है, वो बहुत महंगी है। इसी वजह से पाकिस्तान में तकरीबन एक अंदाजे के मुताबिक 1 से 1.5 लाख के करीब अताई डॉक्टर, जिनको हम क्वैक्स कहते हैं, वो काम कर रहे हैं। इनकी तादाद पंजाब में बहुत ज़्यादा है, सिंध में बहुत ज़्यादा है ये, और जो हमारा रूरल एरिया है, देहाती इलाका है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा क्वैक्स हैं जो कि जो है वो लोगों की जानों से खेल रहे हैं। इसकी बुनियादी वजह भी यही है कि हमारे पास जो है वो ट्रेन डॉक्टर्स की कमी है, हमारे पास न्यूरोलॉजिस्ट बहुत कम है, हमारे पास साइकेट्रिस्ट बहुत कम है, इसी तरीके से हमारे पास जो है वो दीगर शोबों के माहिरीन जो हैं वो बहुत कम है, सर्जन्स की बहुत बड़ी तादाद जो है वो हमारे पास नहीं है। तो ये सहूलतें, ये वजूहात हैं जिनकी बुनियाद पर हम ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान में जो सेहत का शुबा है वो ज़बू हाली का शिकार है और इसमें बहुत ज़्यादा बेहतरी की गुंजाइश है। वकार, there's no doubt about it। अब ये बताइए, एक और मसला है कि मौशी सूरत हाल सबके सामने है, डॉलर है ही नहीं, इंपोर्ट्स के लिए रकम नहीं है, इसकी जद में आ रहा है। वहाँ जहाँ बहुत और कुछ, वहाँ ये मेडिसिन इंडस्ट्री, मेडिकल केयर भी, अद्वियात का खाम माल, तिब्बी मशीनरी में भी कमी आ गई है। कितना बड़ा क्राइसिस बन सकता है ये हम सब के लिए? जी देखें, ये एक बहुत बड़ा बहरान जो है वो आगे आने वाले दिनों में पैदा होने जा रहा है। पाकिस्तान, ये तो सबको पता है कि पाकिस्तान में इस वक्त डॉलर्स नहीं है, पाकिस्तान के पास, हुकूमत पाकिस्तान के पास डॉलर्स नहीं है। हम जो बाहर से तिब्बी साजो सामान, अद्वियात का खाम माल और मेडिकल डिवाइसेस जो ख़रीदते हैं वो डॉलर्स देकर ख़रीदते हैं। तो स्टेट बैंक की वाज़े तौर पर हिदायत हैं, ज़बानी हिदायत हैं बैंकों को कि वो एलसीज़ ना खोलें। अगर एलसीज़ नहीं खुलती तो बाहर से अद्वियात का खाम माल नहीं आता और मेडिकल डिवाइसेस नहीं आते। अद्वियात पैदा करने वाले जो फैक्ट्रियां हैं उनके पास खाम माल की शदीद कमी होती जा रही है और एक अंदाजे के मुताबिक कोई 4 से 6 हफ्तों का खाम माल उनके पास मौजूद रह गया है। अगर ये सिलसिला चलता रहा और ये बाहर से हमें खाम माल, अद्वियात का खाम माल और मेडिकल डिवाइसेस नहीं आए तो आगे आने वाले दिनों में ये बहरान इतना शदीद हो जाएगा कि हमारे लोगों के पास जान बचाने वाली अद्वियात नहीं होंगी।
ऑलराइट ऑलराइट, मसले तो हैं काफ़ी। बहुत बहुत शुक्रिया वकार भट्टी हमसे बात करने का।